हे हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। कल थोड़ा सा एक क्लास मिस हो गई गाइस जरा, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ा सा तब्दीली आ रही है। आजकल मौसम तुरंत गर्म और तुरंत भाई शाम को पंखा फिर तबीयत खराब, तो इस तरीके से चलिए। पर कोशिश रखेंगे गाइस कि जो आप लोगों की क्लास रहे कंटिन्यू रहे जरा, और पूरी कोशिश रहेंगे कि क्लास को बेहतर से बेहतर बनाए हम लोग। तो इसके लिए भाई आप लोगों को भी एक काम करना पड़ेगा, और काम ये है कि आप लोगों को क्लास को शेयर जरूर करना है भाई। अपने दोस्तों तक क्लास को पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए। क्लास अगर इन केस अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है भाई। लाइक इसलिए बनता है ताकि देखो, काम करने के लिए एक मोटिवेशन, एक काम, एक जो है एक स्फूर्ति की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और जो स्फूर्ति भाई आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के लाइक और आप लोगों के व्यूअरशिप से मिल सकता है। तो आप लोगों का बस एक कर्म या फिर धर्म, जो भी आप बोलना चाहें, और साथ साथ में दर्शन तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि क्लास को एक बार लाइक जरूर करना है और क्लास को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों तक, और ताकि जो है हमारी क्लास और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ पाए, कोर्स हमारे पास में ही जो है वो आपका कंप्लीट हम लोग जल्दी से जल्दी कर पाए। ठीक है, ओके। तो हम लोग लास्ट क्लास में गाइस बात कर रहे थे कि आखिरकार जो दर्शन होता है, दर्शन की परिभाषा को लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और दर्शन की परिभाषाओं में हम लोगों ने आपके क्या नाम हुआ करता है कि हम लोगों ने देखा कि आखिरकार भारतीय दर्शन में किस प्रकार की चीजों को लेकर डिस्कशन किया जाता है। और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि भारतीय दर्शन का स्रोत क्या हुआ करता था। हमने कहा कि इसका स्रोत वेद हुआ करते हैं, और वेदों के ये जो वेद होते हैं ये दर्शन के आधारभूत ग्रंथ होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात कर रहे थे किसको लेकर भाई, इसके विभाजन को लेकर, यानी कि डिवीजन क्या है भारतीय दर्शन का, या फिर सॉरी आपके वेदों का। तो हम लोगों से दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक होता है कर्मकांड, एक होता है ज्ञान कांड। कर्मकांड में हमने एलिमेंट जो हमारे पास में वर्शिप एलिमेंट होता है, यानी कि उपासना का तत्व इसमें लिया जाता है कि भगवान की उपासना करना, किस प्रकार से अपने काम की पूजा करनी है, उस चीज को लेकर डिस्कशन किया। एंड आफ्टर इट वी विल डिस्कस अबाउट आपके ज्ञान कांड, यानी कि आध्यात्मिक तत्व को लेकर। यानी कि हमको ये जानना था स्पिरिचुअल जो एलिमेंट्स हमारे पास में, उसके माध्यम से जानना था आखिरकार संसार जो है इसका निर्माण क्यों हो रखा है, संसार की उत्पत्ति कब हुई थी, या फिर हमारा जन्म क्यों रखा, इतना दुख क्यों है भाई। जब हम लोग कई बार डिस्कशन भी करते हैं भाई कि आपने, हाँ, एक यूट्यूब में आता नहीं कभी कभी, वो छोटे छोटे रील्स में आता है, इतना दुख क्यों है भाई, इतना ये दुख जो है खत्म क्यों नहीं होता। तो वो चीजें हमारे पास में चलती हैं। तो उसी को लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आखिरकार आध्यात्मिक तत्वों में किस चीज के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो वही चीजें हैं कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है, क्या आत्मा कहीं मरने के बाद जो है कहीं जाती है शरीर को छोड़ करके, या फिर शरीर ही एकमात्र चीज है और इसके बाद में कोई एलिमेंट हमारे पास में होता ही नहीं है, क्या ये चीज है। तो इसको लेकर बहुत सारी तथ्य, इसको लेकर बहुत सारी बातें हमारे पास में चली, और हम लोगों ने भारतीय दर्शन के भाई जो आपकी उत्पत्ति इसमें होती है, या फिर आपके राधा कृष्णन साहब ने इसके बारे में क्या क्या डिस्कशन किया था, उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्लियर हो गया। तो ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि राधा कृष्णन साहब या फिर संत सुजात इसके बारे में क्या बात करने वाले। इसी के बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पर गाइस आगे बढ़ने वाले हैं भाई। ओके जी, चलिए बड़े हैं, एक सेकेंड ना। ओके, चलो जी, तो फटाफट फटाफट जरा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ठीक हो गया। चलो जी, तो बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन को लेकर। अब आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं, पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहता है गाइस, तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर पूछते रहिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। आप लोग बता कर सकते हैं, हम लोग बाद में आपकी क्लासेस को देखते हैं, और साथ साथ में कमेंट देखते हैं भाई कि आप लोग कोई कमेंट या फिर कोई क्वेश्चन आप लोगों का ना हो, उसको भी हम लोग प्रॉपर ढंग से चेकआउट करते रहते हैं। उसकी टेंशन बिल्कुल भी आप लोग मत लीजिएगा। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। चलो फिर आगे बढ़े, देखते हैं भाई। तो हम लोग बात कर रहे हैं पाश्चात्य दर्शन,
यानी कि जो आपके वेस्टर्न फिलॉसफी होती है इसको लेकर डिस्कशन करते हैं। तो ये हो गया भाई आपका वेस्टर्न फिलॉसफी। और वेस्टर्न फिलॉसफी में मामला क्या आता है, आपके शब्द को लेकर आता है। तो हमारे पास में एक शब्द है और वो है भाई आपका फिलॉसफी। फिलॉसफी, ये जो फिलॉसफी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, सबसे पहले ये बात आती है। क्योंकि सीधा सीधा सा आपसे क्वेश्चन यही पहला पूछ लेता है कि भाई ये बताओ, जैसे कि शिक्षा शब्द कौन से भाषा का शब्द है, या फिर शिक्ष शब्द कौन से भाषा का शब्द है, या फिर फिलॉसफी शब्द कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, या फिर भाई आपके कौन से भाषा का शब्द है। ठीक है ना। चलो जी, तो हम लोग बात कही कि तो ये होने वाला है आपके इंग्लिश भाषा का शब्द, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर भाषा का शब्द होने वाला है। चलो भाई, ये जो इंग्लिश भाषा का शब्द है गाइस, ध्यान रखना, जहां पर हम लोगों ने फिलॉसफी को लेकर बात की है, इस फिलॉसफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यानी कि जो इसका निर्माण हुआ है, ओरिजिन हुआ है, ये दो भाषाओं, सॉरी भाषा के, एक भाषा है, उस भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। फिलहाल को लेकर हम लोग बात करते हैं कौन सी लैंग्वेज हमारे पास में होती है, इसको कहते हैं ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के शब्द, अब ग्रीक भाषा को आप लोग क्या बोल सकते हैं, यूनानी भाषा कह सकते हैं। अरे वही यूनान जहां से सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था, तो यूनानी भाषा के शब्द। अब ये जो यूनानी भाषा है, इसमें हम दो शब्दों को लेकर बात करते हैं गाइस। एक शब्द आता है, ये होता है आपका फिलोस, इट्स कॉल्ड फिलोस, या फिर यहां पर ही हमारे पास में बात आती है फोलियो को लेकर, या फिर क्या बात आती है, फोलियो। देखो मैंने फिलो किया, ये बात, ये हो गया आपका फोलियो, ठीक हो गया। और एक शब्द आता है, इसको कहा जाता है सोफिया। सोफिया, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं फिलोस, फिलोस, या फिर फोलियो, या फिर सोफिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोफिया, इसको लेकर बात कर लेते हैं। सीधा सीधा सा क्वेश्चन बनने वाला है गाइस, ध्यान रखना इस बात पे। फिलोस का अर्थ अगर हम लोग लें, यानी कि इसका मीनिंग अगर हम लोग लें, तो इसका मीनिंग होता है लव, यानी कि प्रेम। लव यानी कि प्रेम, या फिर प्रेम को ही आप लोग क्या बोल सकते हैं, अनुराग कह सकते हैं। यानी कि प्रेम या फिर अनुराग, किससे प्रेम या फिर अनुराग, तो हम लोग कहते हैं ऑफ विजडम, ऑफ विजडम, यानी कि विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है, ज्ञान, या फिर देखो यहां पे हमने प्रेम हो गया, ज्ञान हो गया, और यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं विद्या को लेकर, तो यानी कि विजडम। यानी कि अगर इसको हिंदी में कंप्लीट करने की कोशिश करें कि आपके इस फिलोस या फिर आपके दोनों का मतलब हमारे पास में क्या आ जाता है, मिल करके, तो मिलकर मतलब आ गया ज्ञान से प्रेम हो जाना, ज्ञान से प्रेम हो जाना, या फिर लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। बातें समझ में आ गया ना। सीधा सीधा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि फिलोस का मतलब क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे लव होता है, और आपका सोफिया का मतलब क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे विजडम होता है। ध्यान देना भाई जरा, देखो फिलोस, फिलोस में हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनना गाइस जरा, क्योंकि ये शब्द अगर मैं इसको और समझने की कोशिश करूं, तो ये है फा, फा यानी कि फिलोस, और फा का मतलब होता है फरवरी, होता है फरवरी। और फरवरी में तो भाई सभी लोगों को पता है कि प्रेमी लोगों को भाई 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, और हम लोग, सिंपल सी बात हो गई, और वैलेंटाइन डे यानी कि लव का प्रतीक, सिंपल सी बात हो गई। तो हम लोग बात करते हैं लव यानी कि प्रेम, तो यहां से भी आप लोग क्या लगा सकते हैं, फिलोस का मतलब लगा सकते हैं, क्योंकि एफ फॉर फरवरी और फॉर फिलोस हो जाता है। बात क्लियर हो गया, बस ये समझाने के लिए, तो आप लोग इसी तरीके से चीजों को ले सकते हैं भाई, ओके, बस याद रखने के लिए। और सोफिया, सोफिया का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है भाई, ठीक हो गया। तो हमने कहा कि इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोल देते हैं, ज्ञान से प्रेम हो जाना,
लव से प्रेम हो जाना। अब इसको आगे चल के और चीजें आप लोग क्लियर करेंगे, अभी बहुत सारा मैटर बचा हुआ है कि आखिरकार किस प्रकार का प्रेम, कैसा प्रेम। हम उस सिंपल सी बात करते हैं, जब हम लोगों को सारी चीजें सीख मिल जाती हैं, है ना, तो हम लोग बोलते कि अरे यार अब तो मैं क्या जाऊंगा, गंगा नहा जाऊंगा। अब मेरे को क्या मिल चुकी है, मुक्ति मिल चुकी है। अब मुझे पता लग चुका है जीवन की सच्चाई क्या है, कोई दोस्त नहीं होता, कोई यार नहीं होता, सब कुछ क्या है ऐसे ही बार बार नहीं होता। तो हमारे पास में क्या हो गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दोस्ती यारी नहीं है। आपने कई बार आपको खुद अपने मन में बोलते होंगे यार कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा हुआ इस दुनिया में, है ना। जब कभी भी किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो आप लोग क्या बोलते हैं, अरे इस संसार में कुछ नहीं रखा हुआ यार। हर कोई यही बात करता होता है, हर इस संसार में कुछ नहीं रखा हुआ, हर किसी ने वापस जाना ही जाना है, इस शरीर को छोड़ के जाना ही जाना है, उस भगवान के पास जाना ही जाना है। यानी कि आपको सीख मिल चुकी है, आपको ज्ञान मिल चुका है, और उस ज्ञान से आप लोगों को अंततः क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। कि यानी कि अंतिम सत्य क्या है, वो सत्य यही है कि इस शरीर को छोड़ करके, इस शरीर को त्याग करके भाई निकल जाना ही आपका मोक्ष है, यानी कि प्रेम हमारे पास में है। तो यानी कि हमने सिंपल सी बात कह दी कि ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ ले सकता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अदर एक्सपेक्ट की तरफ। ठीक हो गया, इन्हीं इसी बीच में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग क्वेश्चन को गाइस पूछ सकते हैं फटाफट फटाफट, अदरवाइज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो भाई बढ़े फिर आगे। चलो, तो ये तो था हमारे पास में मामला पाश्चात्य दर्शन के संबंध में, भाई दर्शन की फिलॉसफी और दर्शन की परिभाषा, और ये दर्शन शब्द कहां से मिलकर बना हुआ है। अच्छा गाइस, एक बात को ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका शिक्षा और ये दर्शन, शिक्षा और दर्शन का टॉपिक खत्म होगा और साथ साथ में शिक्षा और दर्शन के बीच का संबंध का टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक दिन हम एमसीक्यूज की क्लास लेकर आएंगे। क्योंकि उसी बीच में हमको पता भी तो होना चाहिए कि आखिरकार क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत सारे बथेरे एग्जामिनेशंस आपके पास में इंडिया लेवल पर होते रहते हैं, तो वो वहां पर भी उन चीजों को हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक हो गया ना, तो उन क्वेश्चन को भी जो पुराने आए हैं उन क्वेश्चन को भी चेकआउट करेंगे। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारे पास बात आएगी भारतीय दर्शन को लेकर। तो भारतीय दर्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं भाई। चलो जी, लेट मी हैव अ, ओके चलिए रुकिएगा जरा। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, क्लास को थोड़ा सा भाई चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और आपके पीडीएफ के थ्रू, ताकि हमारा जो मैटर रहे वो थोड़ा सा जल्दी से कवर अप हो जाए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, चलो जी, ये तो खैर आप लोगों ने चीजों को समझ लिया। इसके बाद बात आती है कि भारतीय दर्शन का मामला हमारे पास में क्या रहा। चलो जी, तो भारतीय दर्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं किसको लेकर, एक सेकंड भाई जरा, एक सेकंड, हाँ ठीक हो जाएगा भाई। ओके, चलो भाई, तो भारतीय दर्शन में हमने एक बात कही थी आप लोगों से कि भारतीय दर्शन के जो स्रोत माने जाते हैं वो वेद माने जाते हैं, और वेदों में जो भी चीज लिखी गई है उसी चीज के माध्यम से भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। अब हमारे पास में क्या है, कुछ और चीज भी आ जाती है, जैसे कि षड दर्शन को लेकर बात आती है। नाउ ये षड दर्शन है क्या, षड दर्शन गाइस, हम लोग छह दर्शन यानी कि छह ऐसे अलग अलग टाइप के दर्शन जो कि भारतीय दर्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और गाइस, मैंने आप सभी लोगों से पहले भी बोला था कि दर्शन का मतलब होता है विचार, विचारधारा, कि आपके विचार क्या हैं किसी पर्सपेक्टिव में, किस पर्सपेक्टिव में आपके क्या विचार हो सकते हैं, किसी पहलू के बारे में, किसी एक्सपर्ट के बारे में क्या आपके विचार हो सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास में अलग 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 दार्शनिक हुए हैं, अलग अलग विचारक हुए हैं, जिन विचारकों ने अपने तरफ से भारतीय दर्शन को, या फिर अपनी तरफ से मानवता, अपनी तरफ से प्रकृति, अपनी तरफ से आत्मा, परमात्मा, सच, झूठ, सत्यता या फिर लक्ष्य, इन सबको लेकर अपने विचार दुनिया के सामने पर रखे हुए हैं, और तब जाके छह अलग अलग दर्शनों का निर्माण होता है। उन्हीं छह दर्शनों के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं,
जो कि जिसको लेकर बात आती है कि देखिएगा, जो षड दर्शन है वो षड दर्शन भारतीय दर्शन के बेसिस माने जाते हैं, आधार माने जाते हैं। हम लोग बोलेंगे आधार कैसे माने, क्या है उनमें षड दर्शन में, तो जैसे कि आप बस क्लास में बने रहेंगे, उसके बाद आपको उसके बारे में धीरे धीरे पता होता चलता रहेगा कि आखिरकार इनको भारतीय दर्शन के आधार क्यों बोलते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखिएगा तो क्लास में मजा आने वाला है, ठीक होगी ना। चलिए जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वेदों के बाद भारतीय दर्शन पर सबसे अधिक प्रभाव किनका रहा है, इन्हीं दर्शनों का हमारे पास में रहा है। सीधे सीधे से क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखना, पहला फैक्चुअल बन चुका है, क्या बन गया ये बताइएगा कि भारतीय दर्शन के बेस क्या माने जाते हैं, आधार क्या माने जाते हैं, और भारतीय दर्शन के स्रोत क्या माने जाते हैं। तो स्रोत तो हो गए यानी कि सोर्सेस तो हो गए आपके वेदास, और अगर बेसिस को माने, बेस यानी कि किसको ध्यान में रख करके, किसको ध्यान में रख करके भारतीय दर्शनों की उत्पत्ति हुई है, क्या क्या एस्पेक्टों को, क्या क्या आपके पहलुओं को हमने ध्यान में रखा और तब जाके भारतीय दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट होंगे जिनको ध्यान में रख करके हमने किसी एक दर्शन की उत्पत्ति कर ली, जिसको कि हमने भारतीय दर्शन कहा हुआ है, ठीक है। और ये जो एस्पेक्ट है, ये जो पहलू हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं, वेदों से जुड़े हुए हैं। यानी कि सीधी सीधी सी बात हो गई, ध्यान रखना गाइस जरा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे पास में आ जाता है। हमने कहा कि हमारे पास में जो भारतीय दर्शन का स्रोत है वो है आपका वेद, यानी कि ऋग्वेद, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। क्लियर हो गया। इन वेदों के माध्यम से हम लोगों ने क्या समझा है, भारतीय दर्शन को हम लोगों ने समझा है कि भारतीय लोगों की विचारधारा क्या हो सकती है, या फिर भारतीय लोगों की सोच क्या हो सकती है इस सोच को लेकर। दूसरी बात हमने कही, इन भारतीय दर्शन को देने के लिए या फिर विचारधारा के मन में आने के लिए हमारे पास में बेस क्या क्या थे, आधार क्या क्या है। तो हमने कहा आधार बने आपके षड दर्शन, यानी कि हमने सोचा कि आखिरकार वो क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो क्या क्या विषय हो सकते हैं जिस विषयों के माध्यम से हम यहां पर पहुंच सकते हैं। अभी एग्जाम्पल आपके होंगे तो आप लोगों को सब चीजें समझ में आती रहेगी, आप चिंता मत करना। ओके, तो भारतीय दर्शन क्या होंगे, इसके षड दर्शन के, षड दर्शन आधार हैं भाई किसको बनाने के लिए, इस भारतीय दर्शन का निर्माण करने के लिए। और वेद क्या होने वाले हैं, इसके स्रोत होने वाले हैं। ठीक हो गया ना। तो उसी प्रकार से वेदों के बाद भारतीय दर्शन पर जो प्रभाव पड़ा है सबसे ज्यादा षड दर्शन का देखने को मिलता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। और यहां से लगातार इसी तरीके से क्वेश्चन गाइस आपके पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। चलो जी आगे बात करें। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट देखो, अगर बात की जाए ये जो षड दर्शन है, इन षड दर्शनों का निर्माण किस कालखंड या फिर किस समय पर हुआ था। तो गाइस ध्यान रखना, इनका निर्माण हुआ है सूत्र काल के दौरान या फिर शास्त्रीय युग के दौरान। नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ सूत्र काल एंड व्हाट द मीन्स ऑफ आपका क्लासिक पीरियड या फिर क्लासिक एरा। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि वह समय जिस समय पर, देखो ध्यान से सुनना जरा कि मामला क्या हो चल रहा है। देखो हमने कहा कि कोई भी अगर किताब लिखी जाए और उस किताब में जो मेन विषय वस्तु हो, यानी कि हम किसकी थीम पर किताब लिखने वाले हैं, तो हम लोग कहने वाले हैं कि हमको कोई कहानी लिखने वाले हैं। अब चाहे कहानी वो किसी चीज पर भी बेस्ड हो, तो हमने कहा कि कहानी लिख रहे हैं तो उसकी थीम कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कहानी लिखनी स्टार्ट कर दी तो कहानी में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर माना बात कोई एक नायक है, कोई नायिका है, कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेसेस है या फिर एक्ट्रेस है, क्या हमने कहा कि पहले जो नायक हुआ करता है, नायक और नायिका इस समय पर छोटे हैं, नायक नायिका अभी छोटी हैं, या फिर हीरो और हीरोइन जो है अभी छोटे छोटे हैं। धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद नायक के जीवन में क्या होता है भाई कि बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठा होने लग जाती है, नायिका भी उसकी लाइफ में आ जाती है। धीरे धीरे जब लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई, नायिका उसकी लाइफ में आ गई, अब नायक यानी कि हीरो जो है और भी काफी सारी चीजों में फंसना स्टार्ट हो गया। अब नायिका जिसके पिता है बहुत ज्यादा अमीर, यानी कि आपने कई बारी बॉलीवुड मूवीज में यही देखा होगा कि लड़की का पिता होते हैं बहुत ज्यादा अमीर और लड़का होता है भाई साहब गरीब। अब क्या होगा, लड़का जो है लड़की से या फिर नायक नायिका से, हीरो हीरोइन से शादी करने के लिए अब
बहुत सारे काम धाम करना स्टार्ट हो जाता है। देखो कहानी कैसे चल रही है, पहले थे छोटे, छोटे के बाद हुए बड़े, बड़े पर दोनों के दोनों एक दूसरे से मिले, मिलने के बाद में भाई जब प्यार परवान चल रहा है, प्रेम जो है भाई परवान चलना, एक्सट्रीम लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो रहा है, गरीबी और अमीरी जो है बीच में आना स्टार्ट होने लग गई। अब गरीबी अमीरी बीच में आ गई तो अब नायिका या फिर लड़की के पिता ने बोला कि भाई जब तक तू इतने रुपए कमा के नहीं लाएगा तब तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा तुझसे फिर तुमसे। ठीक हो गया। अब नायक पैसे कमाने के लिए चला गया, अब उसकी लाइफ में और स्ट्रगल होने लग गया। यानी कि समझ रहे हैं, धीरे 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 कहानी आगे बढ़ना स्टार्ट होने लग गई। यानी कि एक धागा यहां से जुड़ा और एक धागा यहां से जुड़ा, जैसे जैसे धागों को जोड़ते चले गए, जैसे जैसे मोतियों को पिरोते चले गए, पूरी माला बननी आपकी स्टार्ट होने लग गई। तो इसी धागे को हम क्या बोल सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं। और अब क्या हुआ, लड़का जो है, ध्यान जरा, या फिर हैप्पी एंडिंग करवाओ मूवी की, या फिर मूवी की हैप्पी एंडिंग ना करवाओ। बॉलीवुड वाले भाई क्या, अब पहले तो टाइम पे कुछ और तरीके से काम हुआ करता था, अब के तरह पे थोड़ा सा अलग तरीके से काम होता है, आपने देखा भी होगा, राइट। तो अब लड़का पैसे उसे कमा के आ गया, तब तक लड़की की शादी लड़की के घर वालों ने करवा दी कहीं दूसरी जगह पर। अब लड़का जो है बदला लेने वाला है उसके पिता से भी और उससे भी। अब धीरे धीरे मूवी और आगे चल के बढ़ी। अब क्या हुआ, जो नायिका की शादी किसी लड़के से हुई थी, अब उस लड़के की हो गई है तबीयत खराब, उसकी हो चुकी है डेथ। अब वापस जो है एक गरीब लड़का जो अमीर हुआ करता था, दोनों आपस में मिल गए, फिर उन्होंने शादी कर ली। अब जो है सुखी जीवन अब आपका चलना स्टार्ट होने लग गया। इस तरीके से कहानी चलती है धीरे धीरे धीरे, यानी कि रिस्पेक्टफुली आपके सीक्वेंस वाइज कहानी चली है, यानी कि सूत्र आगे बढ़ रहे हैं। बात क्लियर हो गई। तो जब इस तरीके से कहानियों को हमने आगे बढ़ाया और साहित्य भी आपके इसी तरीके से हमारे पास में आगे, कभी एक कड़ी जुड़ी, फिर दूसरी कड़ी जुड़ी, फिर तीसरी कड़ी जुड़ी, फिर चौथी कड़ी हमारे पास में जुड़ी, इसी को ही हम लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, सूत्र काल के नाम से हम लोगों ने पुकारना स्टार्ट कर दिया। सूत्र साहित्य भी कहते हैं आप लोगों के लिए। ठीक हो गया। चलो जी, साथ साथ में शास्त्रीय युग, यानी कि जहां पर क्या बनना स्टार्ट हुए, शास्त्र बनना स्टार्ट होने लग गए। बहुत सारे शास्त्र हमारे पास में आने लग गए। ठीक हो गया। वेदों के बाद जैसे आपने सुना होगा कि ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण होना, अरण्यकों का निर्माण हो जाना, या फिर आपके वेदांगों का निर्माण हमारे पास में हो जाना, या फिर हम और भी ग्रंथों की बात कर सकते हैं, उपनिषदों का निर्माण हो जाना, राइट। तो ये सबके सब हमारे पास में क्या रहते हैं, शास्त्र हमारे पास में आने लग जाएंगे। या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई आपके महाभारत काइंड ऑफ चीजें हो जाना, या फिर रामायण हमारे पास में हो जाना, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। तो इसी वजह से इनको क्या बोला था, क्योंकि इस टाइम पर जब ये बन रहे थे, उसी टाइम पर आपके इन षड दर्शनों का निर्माण को लेकर बातें आती हैं। इसी वजह से हमने क्या बोल दिया, इसका निर्माण सूत्रकाल या फिर शास्त्रीय युग में माना जाता है। बात एक समझ आ गई ना। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो देखो जरा नेक्स्ट। अब बात करते हैं षड दर्शन के और कौन कौन से नाम हो सकते हैं। एक नाम तो उसका षड दर्शन हो गया। षड का मतलब होता है छह, दर्शन का मतलब होता है दर्शन, यानी कि छह अलग अलग प्रकार के दर्शन। ये मैंने पहले भी डिस्कशन कर लिया। अदर नेम, इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले नाम आता है इसका आस्तिक दर्शन। आस्तिक, आस्तिकता मतलब होता है किसी न किसी चीज पर आस्था रखना। जरूरी नहीं है कि वो परमात्मा ही हो। ध्यान से सुनना, ठीक है। वेदों को लेकर पहले क्या चीजें आती थी, बहुत सारा कॉन्सेप्शन आपका चीजें आती थी, कॉन्सेप्ट आपके आते थे कि यानी कि जो वेदों पर भरोसा करता है उसको आस्तिक बोला जाएगा, और जो वेदों पर भरोसा नहीं करता उसको नास्तिक बोला जाएगा। पहले दौरान ऐसा होता था, यानी कि वेदों में सर्वोपरि परमात्मा को रखा गया है, लक्ष्य को रखा गया है। यानी कि इनकेस अगर आप परमात्मा या फिर आत्मा को नहीं मानते तो आप नास्तिक कहलाएंगे। ये क्लियर हो गया। तो उस समय पर ऐसा समझा जाता था। धीरे 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 लोगों ने ग्रेजुअली क्या करने लग गए, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करने लगे और हमारे पास में चीजें चेंज आने लग गई। तो आप देखो क्या होता है, ये जो सांख्य जो ये जो दर्शन षड दर्शन है, इन षड दर्शनों में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आस्तिकता की बात कर रहे हैं। यानी कि किसी ना किसी चीज पर आस्था रखना, बिलीव रखना, मान्यता रखना कि हाँ मैं तुम पे आस्था रखता हूं, मैं तुम पे बातें करता हूं। तो ये आस्तिकता होती है, चाहे वो भगवान पे भरोसा करना या फिर
जिस कर्म पर आपने जिस काम को आपने किया हुआ है, जिस कर्म को आपने किया हुआ है, जो काम आप करते हैं, जो सच आप बोलते हैं, उस सच के आप बिलीव करते हैं, यानी कि आस्था है। जैसे बोलते हैं ऑप्टिमिज्म होना, यार कि देख लेंगे कल डेफिनेटली अच्छा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि कल अच्छा होगा, क्योंकि मैंने सब लोगों के साथ में अच्छा किया हुआ है, तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा। आपने कई बार यूज भी किया होगा, कई सारे लोग भी यूज करते भी है कि भाई जब मैंने किसी के साथ में गलत में नहीं किया, तो मेरे साथ में गलत क्यों हो रहा है। मैंने तो कभी जिंदगी में किसी को झूठ नहीं बोला, मैंने तो कभी जिंदगी में किसी के साथ गलत काम नहीं किया। और चाहे 100 भाई क्या बोलते हैं कि चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है, तो इसी तरीके से मामला हमारे पास में। चलो उसने उस दिन झूठ नहीं बोला, उस दिन उसने गलत नहीं किया होगा, पर किसी ने किसी दिन कुछ ना कुछ कर लिया होगा, तो वो चीजें हमारे पास में चलती है। पर फिर भी लोग अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करते हैं कि मैंने ठीक ही किया होगा, मैं गलत तो कर ही नहीं सकता। उस तरीके मानसिकता कभी ना कभी हावी होने लग जाती है, मेंटल जो लेवल है वहां तक पहुंचने की कोशिश करने लग जाता है। बात समझ में आ गया। इसी वजह से हमने कहा कि आस्तिकता यानी कि बातें जो है आप जिस पर बिलीव करना चाहते हैं, वो भी हम आस्तिकता के ऊपर ही रखते हैं कि हम लोग किसी पर भरोसा करते हैं। अपने कर्म पर भरोसा करता हूं मैं, तो भी आस्तिकता होगी। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दर्शन शास्त्र के 6 स्कूल, यानी कि ये षड दर्शन जो माने जाते हैं, दर्शन शास्त्र के 6 अलग अलग आपके स्कूल माने जाते हैं कि अलग अलग स्कूलों में जहां पर अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं, और जिसका मोटिव बस एक है, जिसका मोटिव केवल एक है, सत्य की ओर बढ़ना, रियलिटी की ओर बढ़ना, रियलिज्म की ओर बढ़ना। जो लक्ष्य, जो सत्य का लक्ष्य है, उस सत्य के लक्ष्य की तरफ जाना, जो वास्तविकता है उस वास्तविकता के लक्ष्य तक जाना। बात है क्लियर। चाहे वो अलग अलग स्कूल्स हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। और जाना कहां पर है, सत्य की ओर जाना है एट द एंड, ठीक है ना। क्या क्या चीजें हैं वो तो खैर हम लोग उन दर्शनों में देख लेंगे, एक एक छोटी मोटी चीजें, तब जाके आपको पता लगेगी कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली अराउंड। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सत्य शस्त्र भी बोलते हैं, चाहे आपके शास्त्र भी बोलता है, शास्त्र भी इसको कहा जाता है कि भाई अलग अलग शस्त्र हमारे पास में है, ठीक है। और सूत्र साहित्य तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनको सूत्र साहित्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपके एक कड़ी, दो कड़ी, तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी, पांचवी कड़ी, छठी कड़ी, इसी प्रकार से कड़ियों को जोड़ा गया है। ऐसा नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनना, कि जैसे कि आजकल के डायरेक्टर करते हैं मूवी को बनाने, पिक्चर को बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले उसने एंडिंग दिखा दी, हीरो जो है मरा पड़ा है, दिखाते नहीं दिखाते, हीरो जो है मरा पड़ा है, उसके बाद में हीरो खड़ा उठता है, खड़ा उठने के बाद में एक जगह पर बैठता है, उसके हाथ में तलवार है या फिर गंडासा है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वैसे अब मूवी का बीच वाला पार्ट दिखाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब जाके उसका बचपन दिखाते हैं। यानी कि मूवी कैसे चल रही है, रैंडम चल रही है, एंड दिखा देना, क्लाइमेक्स दिखा देना, फिर बीच का पार्ट दिखा देना, फिर शुरू का पार्ट दिखा देना, और तब जाके वो मिक्सअप करते रहते हैं कि सामने वाला जो व्यूअर है, जो मूवी को देख रहा है, उसका दिमाग भी चकरा जाए कि अच्छा ये हो रहा है, सस्पेंस बना रहे उसके दम। ऐसा ना हो जाए अभी आगे 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 धीरे धीरे मूवी बढ़ रही है, अब पता लगने वाला है कि इसके बाद क्या होगा। इस तरीके से नहीं दिखाना चाहते कि हम, चाहे वो बहुत बहुत ही ऐसी मूवी हो, मतलब पिक्चर ऐसी हो जो कि दिमाग में तुरंत आ जाए, तो वो क्या करते हैं, आपके दिमाग के साथ खेलना स्टार्ट करने लग जाते हैं कि आपको पता न लग पाए। और कभी कभी आपको पता भी लग जाता है कि अब हाँ होना तो यही है एट द एंड, क्लियर। सत्यता आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसके बाद बात आती है हमारे षड दर्शन को लेकर, यानी कि 6 अलग अलग दर्शन कौन कौन से हैं, उन दर्शनों को बनाया किसने है, किसने दिया है, कौन ऐसा विचारक था जिस विचारक ने वो विचार दिए हैं, जिन विचारों में भाई हम आस्तिकता को ढूंढने की बात कर रहे हैं, जिन विचारों में हम सूत्र को ढूंढने की बात कर रहे हैं, जिन विचारों में हमने ये बात पहले भी डिस्कशन, आपके जो हमने पिछले पेज पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसको लेकर बात आती है। अब बात आती है आपके 6 दर्शन, कौन कौन से 6 दर्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्शन गाइस, ध्यान रख लेना जरा, कि यहां से सीधा सीधा सा प्रश्न आपका क्या पूछ लिया जाएगा कि कौन से दर्शन के ओरिजिनेटर हैं, या फिर किन्होंने किस दर्शन को बनाया, किस दर्शन को दिया, ठीक है, उसके बारे में ध्यान रखना है आप लोग जरा। जैसे कि ध्यान रखना, ऊपर पहला जो दर्शन हमारे पास लिखा हुआ है, जिस दर्शन को हम लोग कहते हैं सांख्य दर्शन। नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन आखिरकार क्या होता है, इसके पीछे का मैटर क्या है, पूरी छोटी मोटी जो चीजें हैं उसको लेकर आगे डिस्कशन करेंगे। पर फिलहाल के लिए हम बात करते हैं सांख्य दर्शन जो दिया किसने है,
कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है। किसने दिया है? कपिल मुनि, जो कपिल ऋषि हुआ करते थे। और गाइस ध्यान रखना जरा, क्योंकि आप उत्तराखंड में निवास करते हैं तो आपको एक पता होना चाहिए कि आपने सुना होगा कि संभवतः कि कपिल मुनि के आश्रम जहां पर हुआ करता था, कपिल मुनि का आश्रम, इस आश्रम के पीछे एक घोड़ा बांध दिया गया था आपके इंद्र के द्वारा। घोड़ा बांध दिया गया था इंद्र के द्वारा। बात इसमें आ गया ना? सुनने को जरा कहानी को, शायद संभव तो याद आ जाएगा आपको मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये घोड़ा जो हुआ करता था वो घोड़ा था अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। ये अश्वमेध यज्ञ कौन कर रहा था? ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे आपने नाम सुना होगा, जैसे कि अंशुमन की बात करते हैं, या फिर आपने नाम सुना होगा, या फिर मैं इससे आगे की बात कर लेता हूं। आपने सगर के बारे में सुना होगा, राजा सगर के बारे में अंशुमन आते हैं और उनके 60,000 पुत्र आते हैं, 60,000 पुत्र। और उन्हीं के कुल में जन्म हुए ऋषि भगीरथ। नाम क्या हुआ? ऋषि भगीरथ। क्लियर हो गया? और इसी ऋषि भगीरथ की कहानी मां गंगा, यानी कि गंगा जो है धरती पर लाने वाले ऋषि, जिनका नाम था भगीरथ, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। और उसी ऋषि कपिल की मैं बात कर रहा हूं, मुनि कपिल की बात कर रहा हूं। और वही मुनि कपिल आपके रहा करते थे हरिद्वार की तरफ। इसी वजह से हरिद्वार का नाम पड़ा कोपिला या फिर कपिला। हरिद्वार का नाम मुनि कपिल मुनि के नाम पर कपिला या फिर कोपिला पड़ा हुआ है। और उत्तराखंड में ये चीजें कभी कभी पूछ ली जा सकती है भाई आप लोगों से, क्योंकि आपके पास में उत्तराखंड के टॉपिक्स भी हैं कुछ। तो हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से भी चीजें आपके पास पूछी जा सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को लेकर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिलहाल को ले देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं योग दर्शन। योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया? महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया। गाइस ध्यान रखना। नाउ हु इज महर्षि पतंजलि? महर्षि पतंजलि किस किस समय पर हुआ करते थे, क्या मामला था इस चीज का, ध्यान रखना भाई जरा। चलो देखिएगा, महर्षि पतंजलि एक योग गुरु हुआ करते थे। और ये योग गुरु किसके समय के थे? तो ध्यान रखना कि हमारे पास में एक डायनेस्टी चला करती थी, जिस डायनेस्टी का नाम था इंडिया में पुष्यमित्र शुंग या फिर शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग के नाम से शुंग डायनेस्टी पे शुंग वंश चला करता था। इस शुंग वंश के टाइम पर हमारे पास में एक ऋषि हुआ करते थे, जिन ऋषि का नाम था महर्षि पतंजलि। इस महर्षि पतंजलि ने एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम था योग सूत्र। वही योग सूत्र जहां पर आप योग को लेकर बात कर लेते हैं। क्लियर हो गया ना? और वही पतंजलि जहां पर आप लोग देखते होंगे कि हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ भी है। क्लियर ना? चलो जी, तो वो किसको लेकर बात आती है भाई? आपके योग को लेकर बात आती है। और ध्यान रखना जरा भाई, आपके योग नगरी किसको कहते हैं? योग नगरी कहा जाता है ऋषिकेश को। तो भाई भरोसा नहीं है कुछ चीजें, ओके? तो चीजों को याद रख लेना भाई जरा। योग नगरी कहते हैं आपके ऋषिकेश को। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक यानी कि कौन हुआ करते थे? गौतम ऋषि हुआ करते थे। वैशेषिक दर्शन के आपके प्रवर्तक कौन थे? कणाद ऋषि। पूर्व मीमांसा के ऋषि जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वादरायण। गाइस ध्यान रखना, ये सारे के सारे दर्शन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पढ़ बहुत लेना और इसको याद कर लेना भाई। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये बताइए कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक ओरिजिनेटर कौन थे, किन्होंने इनको दिया? ठीक है, उसी तरीके से पूर्व मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, और हो सकता है कि मैच करने के लिए आपको दे दे, ऊपर नीचे नाम कर दे और मैच करने के लिए दे दे। तो इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया? तो ध्यान रखना भाई, इस बात को लेकर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मामला यहां पर निकल जाता है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई। ओके देखो, अब सबसे पहले हम अगर किसी दर्शन को लेकर बात कर लेते हैं, वो दर्शन है आपका सांख्य दर्शन। ठीक हो गया? हल्के फुल्के बात करेंगे, ज्यादा डेप्थ में कोशिश नहीं करेंगे जाने की, क्योंकि हमारे पास में टॉपिक बहुत ज्यादा, और उम्मीद भी है कि इतना ज्यादा वो डेप्थ में नहीं जाएगा, परंतु फिर थोड़ा सा कोशिश करते हैं हल्के फुल्के पॉइंट्स, जहां से मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः यहां से क्वेश्चन पूछ ही ना लिए जाए। क्योंकि देखिए अभी तक आपका नए सिलेबस
मतलब जो नए सिलेबस को लेकर पेपर जो है वो आपका पहली बार होने वाला है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रेडी ऑलरेडी कि भाई क्या होगा, क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है, तो हमको तैयार रहना पड़ेगा उस चीज के लिए। चलो जी, पहला पॉइंट करते हैं कि सांख्य दर्शन के आखिरकार चैप्टर हमारे पास में कितने हैं। देखो ध्यान रखना, ये बस मैंने थोड़ा सा ऐसे ही लिखा हुआ है हल्का फुल्का, आप इसे चिंता मत कीजिएगा कि भाई सर क्या अध्याय भी आने वाले हैं, तो इसको ज्यादा दिमाग में मत रखना भाई। ओके, मैंने जस्ट लिख दिया ताकि थोड़ा सा अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं भी है। ओके, सूत्र कितने हैं, यानी कि आपके पास में चीजें कितनी है अध्याय को लेकर, जैसे कि मतलब इस अध्याय में कितने आपके टॉपिक्स हमारे पास में आते हैं, अलग टॉपिक्स हमारे पास में क्या हो सकते हैं, उसी को लेकर ये बात कर रहे हैं सूत्र। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने इनको यहां पे लिख जरूर दिया है। जैसे कि ध्यान रखना कि जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन आखिरकार जब, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पुराना दर्शन कौन सा दर्शन है, पूछा जा नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया, तो सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है। और गाइस आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पुराना या फिर प्राचीनतम या फिर पौराणिक दर्शन कौन सा है, तो सबसे पुराना दर्शन या फिर पौराणिक दर्शन आपका सांख्य दर्शन ही होता है। अब इस सांख्य दर्शन ओल्डेस्ट तो हम लोगों ने कह दिया, इस सांख्य दर्शन का मैटर हमारे पास में क्या है। देखो इस सांख्य दर्शन में हमारे पास में चीजें आती हैं कि इसके अन्य नामों को लेकर, यानी कि इसके और नाम हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको बोला जाता है सांख्य प्रवचन, निरीश्वर सांख्या या फिर तत्वा गणक। यानी कि गीता में इसको क्या बोला गया है, तत्व गणक के नाम से पुकारा गया है। इनको एक एक करके चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। सांख्य प्रवचन, यानी कि सांख्य प्रवचन का मतलब क्या हो गया, मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बस मैं इसको ऐसे ही वर्बली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। नहीं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सांख्य प्रवचन, ध्यान से सुनना। सांख्य प्रवचन में बातें आती हैं कि आखिरकार ये जो दर्शन है, इस दर्शन को आखिरकार सांख्य दर्शन क्यों बोला गया। क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज है, संसार में जो भी चीज है, उन तत्वों की अगर गणना वो करता है कि आपके इस संसार में कितने तत्व है, जिन तत्वों के माध्यम से ये पूरी पृथ्वी या फिर पूरा संसार बना हुआ है, तो वो कहते हैं पूरा संसार बना हुआ है 25 तत्वों से, 25 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। इन 25 बेसिक एलिमेंट्स में से भी कुछ मुख्य मुख्य एलिमेंट हैं, उसके बारे में डिस्कशन करता है इधर की साइड पर। ठीक हो गया, आगे हम बात करेंगे उस चीज को लेकर, यानी कि कौन कौन से तत्व है जिनकर मिलकर बना हुआ है। हम लोग आगे चल के भी बात करते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं, आप चिंता मत कीजिएगा, बस डोंट वरी, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। दूसरी बात करते हैं निरीश्वर सांख्या, यानी कि वो बात करता है गॉडलेस, यानी कि भगवान नहीं होते। यानी कि कहीं पर बोलता है कि हमें आशा रखनी चाहिए, कहीं पर बोलता है कि भगवान वगैरह नहीं होते। बस आपको क्या करना है, आपको लोगों के साथ में ठीक ठाक रहना है। आप ठीक ठाक रहेंगे, सामने वाला आपके साथ ठीक ठाक रहने वाला है। जहां से परमात्मा का कोई संबंध यहां से हमको दिखाई ना दे या फिर लगाई ना दे, वहां पर ये जो सांख्य बनता है वो निरीश्वर सांख्य की तरफ ले जाता है। परंतु कहीं ना कहीं एट द एंड आस्तिकता हमारे ऊपर हावी होना लगने लग जाती है। आगे चल के देखेंगे किस तरीके से ये मामला होता है। ठीक है, वहीं पर बात आती है तत्व गणक, यानी कि आखिरकार हमारे पास में ये जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन को तत्व गणक कहा गया है। यानी कि तत्वों की गणना के आधार पर, तत्वों की जो एलिमेंट है उनके एलिमेंट्स की काउंटिंग के आधार पर, नंबरिंग के आधार पर या फिर काउंटिंग के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर हम लोगों ने एक दर्शन का निर्माण किया हुआ है। इसी वजह से इसको सांख्य दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। ठीक हो गया ना, तो हमने इसी प्रकार से इसका नाम रख दिया। आगे बात करते हैं। अब बात की जाती है कि आखिरकार मान्यता क्या होती है, यानी कि ये बिलीव किस चीज के ऊपर करता है, क्या मामला है इस चीज का, सांख्य दर्शन आखिरकार बोलना क्या चाहता है, क्या है उसके अंदर छुपा हुआ, उसका उद्देश्य क्या है। तो मान्यता उसकी क्या है कि कार्य वस्तुतः कारण में विद्यमान रहता है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, कार्य जो होता है वस्तुतः विद्यमान में छुपा हुआ होता है। आप लोग बोलेंगे सर कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू से बताइए। बिल्कुल, देखो एग्जाम्पल कैसे होता है।
आप लोग ये समझ लीजिएगा, देखो है क्या, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, ध्यान से समझना। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा। अच्छा मुझे एक बात बताना गाइस, हमारे पास में एक होता है दूध, एक क्या है, दूध है गाइस, यानी कि मिल्क है, ओके। इस मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं, जैसे कि एक बनता है भाई आपका मट्ठा, एक क्या बनता है, मट्ठा बन जाता है, दही बन जाता है, मक्खन बन जाता है, या फिर घी बन जाता है। और भी प्रोडक्ट हैं, चीज वगैरह भी बना रहे हैं आप लोग आजकल। चलो जी, तो अब बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो हमने क्या बोला कि दूध के थ्रू क्या बन रहा है, मट्ठा बन रहा है, दही बन रही है, मक्खन बन रहा है, घी बन रहा है, बटर जो भी है आप बता रहे वो बन रहे हैं। देखो कार्य किसको माना जाता है, कार्य माना जाता है कोई लक्ष्य। कार्य क्या है, कोई लक्ष्य है। जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए उसी को ही क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। ये ठीक होगी ना। तो यानी कि दूध से हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा मन है, ध्यान से सुना, मेरा मन है मैं दूध से क्या बनाना चाहता हूं, मट्ठा बनाना चाहता हूं। तो मेरा कर्म पूरा हो चुका है, मेरा कर्म क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका है। परंतु मैं कहता हूं क्या आपके दूध से मैं दही बना सकता हूं। अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं दूध से दही बनाना चाहता हूं, तो दूध से दही बिल्कुल बन सकता है, तो मेरा कर्म दही तक का पूरा हो चुका है, ठीक हो गया। अब मैंने दूध से मक्खन बनाने के लिए विचार किया और मैंने दूध से मक्खन बना दिया। मेरा मन किया मैं दूध से घी बनाऊं और मैं क्या हो गया, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। बात को समझने की कोशिश करना। तो ये क्या है मेरा, ये सारे के सारे मेरे माने जाते हैं कर्म। कर्म, और मैं किसके थ्रू ये करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं दूध के थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये दूध क्या बन जाता है मेरे लिए, कारण बन जाता है। बात करें तो इस कारण के माध्यम से मैं अपने कर्म को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मेरे कर्म पूरे हो जाते हैं। ये ठीक हो गया कि नहीं हो गया। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ चुका होगा। मैं एक चीज आपको समझा देता हूं, माना बात मैंने कहा कि मेरा विचार था कि मैं दूध से घी बनाना चाहता हूं, क्लियर हो गया। पर मैंने दूध को मथना स्टार्ट करने लग गया, मत्ते 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 मेरे पास क्या आ चुका है, मक्खन बन चुका है, मक्खन बन गया। और मैं मक्खन से आगे बढ़ा ही नहीं। तो क्या मेरा कर्म या फिर कार्य कंप्लीट हो चुका है, या फिर मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका है, क्या मैं उस अंतिम सत्य तक पहुंच चुका हूं जो मुझे चाहिए था। तो अंतिम सत्य तक या फिर अंतिम लक्ष्य तक तो मैं पहुंचा ही नहीं हूं, मेरा एम पूरा तो हुआ ही नहीं। यानी कि दूध से जो मैं घी बनाना चाहता था वो तो पूरा हुआ ही नहीं है भाई साहब, वो तो बीच में अटक चुका है। जब तक मैंने मक्खन को नहीं गलाया तब तक क्या नहीं बनेगा, घी नहीं बन सकता। और कभी कभी क्या हो जाता है, मेरा मन था कि मैं घी बनाऊं और अज्ञानता के कारण, समझिए जरा, जब तक शिक्षा नहीं धारण होगी तब तक मैं क्या करूंगा, हो सकता है कि मैं घी बनाना चाह रहा हूंगा और मुझे पता ही नहीं किस प्रकार से बनाते, और तब जाके मैं क्या बना रहा हूं, मट्ठा बना रहा हूं, दही बना रहा हूं, आपका मक्खन बना रहा हूं, घी तक पहुंच ही नहीं पा रहा। जब मैंने ये सारे काम कर दिए तो मुझे मिल चुका है अनुभव, यानी कि ये काम करके तो आपका क्या नहीं बनता भाई, आपका घी नहीं बनता है। समझ में आ रही है, शिक्षा किस प्रकार से बीच में आपके दर्शन के बीच में आ रही है, आ रही है शिक्षा। अनुभव हो चुका है मेरे को इस चीजों से कि ये काम तो मैं नहीं करने वाला भाई साहब, इस काम को, इस एक्सपेरिमेंट को तो मैं नहीं करूंगा। तो यानी कि मुझे अनुभव मिल चुका है, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एट द एंड मैंने कोशिश की मक्खन को गला देता हूं। मैंने मक्खन को गलाया और गलने के बाद घी मुझे मिल गया। यानी कि अब मुझे सीख मिल चुकी है कि मैं दूध से मक्खन बनाऊंगा, सीधा मक्खन को गलाऊंगा, गलाने के बाद में सीधा सीधा घी बनेगा। तो यानी कि अब मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। बात क्लियर हो गई। तो वो यही बोलना चाहता है, कार्य जो है किसमें निहित होता है, विद्यमान होता है कारण में। तो कारण ये जो कर्म है वो इसमें विद्यमान है, दूध से ही बनेगा,
किसी चीज से ही किसी चीज का निर्माण होने वाला है। ये बातें क्लियर हो गई? ठीक है, चलो जी आगे बात करें। चलो जी इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं गाइस, अगर आप लोग बोलना चाहें तो मैं डेफिनेटली और एग्जांपल भी दे देंगे हम लोग। ओके चलो जी, ओके आई होप कि आपको आ गया होगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, देखो सांख्य दर्शन क्या बात करता है कि दो तत्वों को लिए बात करता है। सांख्य दर्शन कहता है कि दो तत्व हैं हमारे पास में मुख्यतः, और वो दो तत्व हैं प्रकृति और पुरुष। ये जो प्रकृति है, प्रकृति को क्या माना हुआ है? प्रकृति को माना हुआ है, जैसे ध्यान से सुनना, प्रकृति को माना हुआ है पदार्थ। पदार्थ यानी कि पृथ्वी, पदार्थ यानी कि सूर्य, पदार्थ यानी कि चंद्रमा, पदार्थ यानी कि झरना, तालाब, ये सो वगैरह वगैरह वगैरह, और हमारी बॉडी। इन चीजों को बनाने की जो मदर है वो किसको माना गया है भाई? प्रकृति को, यानी कि नेचर को मान दिया गया है। नेचर क्या करती है? हमारा निर्माण करती है, दैट्स इट। जो हार्ड मांस है वो कौन बनाता है? वो बनाता है प्रकृति। बाबा बोलते ना कि यार मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में ही मिल जाना है, आपने कई बार सुना भी होगा। और इस बात का पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है, जब शरीर जो है रूखा पड़ जाता है, आप लोग देखते हो कि जब इस प्रकार से आप खींचते हैं तो यहां पर क्या बन जाती है? कि लाइन बन जाती है, और जो है कुछ राख राख सी गिरती है। तो वही तो है, शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ और मिट्टी में ही उसको आखिरकार मिल जाना है। जब डेड बॉडी को दफनाया जाता है, दफनाने के बाद कुछ सालों बाद उसको देखेंगे तो पता भी नहीं चलता यहाँ पे डेड बॉडी थी, केवल और केवल भाई क्या बोलते हैं कि बोन्स वहां पर होने वाली हैं, यानी कि हड्डियां वहां पर होने वाली है, और मांस का गायब, मांस सब गायब भाई साहब। तो मिट्टी में मिल गया पूरा का पूरा। अगर कीड़ों ने भी खाया हुआ तो कीड़े मिट्टी में मिल चुके हैं। बात इस समय आ गई। तो यानी कि प्रकृति क्या है? प्रकृति पदार्थ और सृजनात्मक शक्ति की जननी है, यानी कि जिस जिस शक्ति का निर्माण हो सकता है उसकी भी मदर, मां मानी जाती है इनके, यानी कि प्रकृति को। ऑब्वियसली प्रकृति ने ही तो सब कुछ बनाया हुआ है, सारी चीजें जो भी आपके अर्थ पर है, जो भी आपके ब्रह्मांड में, वो सब किसने बनाया है? प्रकृति के द्वारा ही निर्माण किया गया, उसने ही बनाया हुआ है। ठीक हो गया। दूसरी बात, एक होता है पुरुष, यानी कि आत्मा। आत्मा यानी कि वो चीज जिसके अंदर आत्मा हो सकती है। आत्मा, आत्मा का भाव की बात करते हैं, जहां पर आत्मा हो सकती है, उस आत्मा का निर्माण, वो आत्मा कौन है? पुरुष बात है। वो पुरुष, आप मेल और फीमेल की बात मत करना भाई, क्या पुरुष की बात करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया? हम पुरुष बात करते हैं, आत्मा, आत्मा को पुरुष बोल दिया गया है। क्लियर हो गया? तो यानी कि हमारे पास में दो मुख्य तत्व हैं, एक आपके प्रकृति है और एक आपका पुरुष है। ठीक है, एक अंदर जान है, एक अंदर जान नहीं है। क्लियर हो गया? यानी कि अगर मैं पृथ्वी के ऊपर पत्थर मारता हूं, पत्थर के ऊपर पत्थर मारता हूं, जिस पत्थर को भी किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया हुआ है। ठीक है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारता हूं, क्या पत्थर क्या रोने लग जाएगा? क्या पत्थर बिलखिलाना स्टार्ट होने लग जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परंतु क्या हम अपने आप को चोट पहुंचाएंगे, किसी और को चोट पहुंचाएंगे? क्या वो हल्ला करने वाला है? हाँ, वो क्या करेगा? हल्ला करेगा, क्योंकि उसको चोट लगने वाली है। आगे चल के आप लोग देखेंगे बात क्या की जाती है। देखिए, जब किसी के बिछुड़ने पर, जब कोई हमसे बिछुड़ रहा है, कोई हमसे दूर जा रहा है, तो बोलते ना यार कि मेरी अंतर आत्मा आज जो है बहुत रो रही है कि आपने मेरे साथ में इतना धोखा कर लिया, आपको मुझे मेरे साथ इतना धोखा नहीं करना चाहिए था, आपको मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आज मेरी अंतरात्मा बहुत रो रही है। तो अंतर आत्मा का रोना आगे चल के आप लोग न्याय दर्शन में पढ़ने वाले हैं या फिर योग दर्शन में पढ़ने वाले हैं, जहां पर डिस्कशन करेंगे कि एक तो होता है दुख, जो कि शारीरिक दुख होता है, जो कि आपको चोट लगती है, आपको दुख होता है। एक होता है आध्यात्मिक दुख, यानी कि आत्मा का दुख, किसी के बिछुड़ने पर दुख, कोई आपको छोड़ के जा रहा है उसका दुख, किसी से आप छुड़कर जा रहे हैं उसका दुख, कोई किसी की डेथ हो चुकी है उसका दुख, ये भी कुछ इस प्रकार का दुख, बात जिसमें कि आत्मा रोना स्टार्ट करने लग जाती है। ठीक है, तो उस चीज की बात कर रहे हैं कि ये जो है, ये दो तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होती है प्रकृति, एक होती है आत्मा, यानी कि जिसमें चेतना होती है, जिसमें क्या होती है? चेतना का भाव जिसमें होता है भाई साहब। क्लियर हो गया? चलिए जी, तो इन चीजों से मिलकर बना हुआ है
नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास में आते हैं कि वो कहते हैं 25 तत्व या फिर सत्य सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कि 25 प्रकार के तत्व होते हैं और इन्हीं तत्वों की अपने अपनी सत्यता होती है, यानी कि रियलिटी होती है। किस चीज से मिलकर बना है, क्यों बना है, कैसे बना है, क्या है मामला उस चीज का, ये 25 तत्व हैं। इन 25 तत्वों में से 24 तत्व हमारे पास में बहुत ही ज्यादा मूल यानी कि बेसिक माने जाते हैं, और 25वां जो तत्व है, ये 25 तत्व दो हैं। एक तत्व है आपका प्रकृति और एक तत्व है आपका पुरुष, यानी कि दो तत्व एक ही तत्व, यानी कि 25वां तत्व माना जाता है। सब तत्व हैं, यानी कि आप उप तत्व मान सकते हैं, और 24 तत्व आपके एकदम बेसिक तत्व हैं, यानी कि मेन तत्व माने जाते हैं। बात इसमें आ गया ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोग जब आपने सांख्य दर्शन को अगर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने फिगर चेकआउट किया होगा कि हम लोगों ने सब चीज के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, बस हल्की फुल्की चीजें जहां पे हमें लगता है कि शायद यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट्स इट। ठीक हो गया, चलेगा गाइस। तो आज के सेशन को रखेंगे हम लोग इतना, कल फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई लगातार करते रहिए। कल गाइस हम लोग और कुछ दर्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि योग दर्शन, सांख्य दर्शन, सॉरी सांख्य तो हो गया, न्याय दर्शन, वैशेषिक हो गया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनके बारे में अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर दीजिएगा कि आपकी क्लास कैसी रह रही है, क्या इसी प्रकार से क्लास आपकी चलती रहे, क्योंकि इस आपके जो एक कमेंट है उससे बहुत ज्यादा मनोबल मिलता है, जैसे कि मैं इस क्लास के स्टार्टिंग में बोल भी चुका हूं। और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच आपका क्लास में इसी तरीके से बने रहने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जब तक कि आपकी क्लास नेक्स्ट स्टार्ट नहीं होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।